मेन हेडिंग है बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग मशीन। देखिए बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग मशीन, इसमें जरा देखिए कैसे हम रोटेटिंग मशीन के बेसिक्स कैसे हैं। इस चैप्टर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको बता दूँ। ये चैप्टर आपका पूरे जितने भी रोटेटिंग मशीन्स आएंगे उनके लिए कॉमन है। तो इसमें हम वो प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो हर मशीन पे एप्लीकेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें स्पेसिफिक हम डीसी मशीन पढ़ेंगे या फिर एसी मशीन पढ़ेंगे, सारे कॉमन रूल होंगे, हर मशीन पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। वो सारे के सारे रूल यहाँ पढ़ेंगे। फिर जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम फिर कैटेगराइज अलग अलग कैटेगरी में मशीन को पढ़ेंगे। जैसे आपका डीसी मशीन आएगा पहले, फिर सिंक्रोनस मशीन आएगा, फिर आपका इंडक्शन मशीन आएगा। तो इस तरह से अलग अलग पढ़ेंगे। बट फिलहाल इस चैप्टर में हम सारे रूल ऐसे पढ़ने वाले हैं जो हर मशीन पे एप्लीकेबल है, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहला आप देखिए रोटेटिंग मशीन में टॉर्क। टॉर्क क्या चीज? मशीन का मतलब क्लियर करूंगा, मशीन का मतलब मोटर से भी होता है और जनरेटर से भी होता है, दोनों आएंगे मशीन में, दोनों चीज आ जाएंगी, मोटर भी जनरेटर भी। स्पेसिफिकली अगर मुझे मोटर पढ़ाना होगा तो मैं लिखूंगा मोटर। अगर मैंने मशीन लिखा है इट मींस मोटर जनरेटर दोनों के लिए, ठीक है। अगर मैं कोई स्पेसिफिक मोटर के बारे में बता रहा हूं तो मैं लिखूंगा वहां पे कि डीसी मोटर या फिर सिंक्रोनस मोटर, वहां पे मोटर लिखा जाएगा। अदरवाइज आप ध्यान रखिएगा मशीन लिखा हो, ठीक है भाई। चलिए सबसे पहला जरा देखिए, सबसे पहला जो भी मशीन होती है, मोटर बोलो चाहे जनरेटर बोलो, सबसे पहला होता है इलेक्ट्रिकल टॉर्क। इलेक्ट्रिकल टॉर्क प्रोडक्शन, टॉर्क प्रोडक्शन। पहली बात है कैसे पैदा होता है इलेक्ट्रिकल टॉर्क, कैसे आता है, ठीक है। टॉर्क कैसे बनता है तो इसको पढ़ते हैं अभी। ये हमारा मेन टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है रोटेटिंग मशीन में, या टॉर्क प्रोडक्शन आप कह सकते हो। आपकी बुक में ये है फिजिकल कंसेप्ट्स ऑफ टॉर्क प्रोडक्शन, मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे पैदा होता है, ठीक है। ये देखते हैं मशीन्स में कैसे पैदा होता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई वायर में मैं करंट फ्लो करा दूँ, ठीक है, कोई भी वायर है उसमें अगर करंट फ्लो करा दूँ और उसके बाहर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लगा दूँ तो क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई वायर है, उसमें करंट आ रहा है आई, और यहाँ से मान लीजिए बी मैंने उधर अप्लाई कर दी थी, करंट आपकी तरफ आ रहा है और बी मैंने हॉरिजॉन्टल अप्लाई की, करंट आपकी तरफ आ रहा है, बी मैंने इधर अप्लाई किया। तो आप बताओ आई एल क्रॉस बी क्या बनेगा, किधर की तरफ आएगी डायरेक्शन, फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर फोर्स आएगा आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। अब एल की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर आई की डायरेक्शन है। तो आई आपका आपकी तरफ है और बी आपका इधर है, जिधर आई है उधर ही एल है, ठीक है। तो एल इधर है और बी इधर है, एल क्रॉस बी करके देखो फोर्स किधर लगेगा, इसका मतलब ये वायर ऊपर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा, करेक्ट है। अच्छा अगर मैं पैरेलल में एक और वायर ले लूं और उसमें करंट अगर उल्टा कर दूं तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, उसमें सेम भी है, बी उधर ही है मेरा, बी मेरा इधर ही है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, नीचे, और इसके ऊपर फोर्स ऊपर। सही बात है भाई। अगर दो वायर है मेरे पास, इधर देखिए, एक वायर मेरा इधर है करंट और एक मेरा इधर है और बी मेरा इधर है, तो जिधर करंट होता है उधर ही एल होता है, ठीक है भाई। तो एल क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स इसके ऊपर इधर लगेगा और इसके ऊपर फोर्स नीचे लगेगा। सही बात है, क्योंकि इसका एल इधर है और बी इधर है, सॉरी बी किधर है, उधर है ना। तो एल क्रॉस बी करके देखो, एल जो होता है वो करंट की डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। तो इसमें करंट उल्टा है, इसमें करंट इधर है, तो एल भी इधर ही होगा और बी मेरा उधर है। एल की तरफ हाथ करो, बी की तरफ घुमाओ, नीचे की तरफ लगेगा फोर्स। तो इसका ये नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ आएगा। अब इमेजिन करो, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको सर्कुलर एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया, एक ये ऐसे और ये ऐसे। इमेजिन करो इन दोनों वायर को मैंने एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया और सिलेंडर का रोटर फिक्स, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा सिलेंडर है और इसके अंदर जगह खाली है। ये इनको बोलते हैं स्लोट्स, ये मेरे स्लोट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, इनको बोलते हैं स्लोट। ये पता चल जाएगा आपको। अब मैंने क्या किया, जो एक कंडक्टर है, ये मेरा सिलेंडर था, उसमें जगह बनी हुई थी ऐसे, इस सिलेंडर के अंदर ऐसे कटा हुआ है, ऐसे आयरन का सिलेंडर था मान लीजिए, लंबा सिलेंडर कटा हुआ है। अब मैंने क्या किया, ऐसे डाल दिया वायर, ये इसके अंदर डॉट और ये इस पे क्रॉस। क्रॉस का मतलब करंट क्या है, अंदर जा रहा है, और डॉट का मतलब बाहर आ रहा है।
अब मैंने इसके अंदर डाल दिया और बाहर से इसमें करंट दे दिया, इसमें करंट बाहर है, इसमें अंदर है, और मैंने बाहर से भी अप्लाई कर दी, तो क्या होगा बताओ जरा? इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर किधर फोर्स लगेगा? ऊपर, और इसके ऊपर नीचे। अगर फोर्स आएगा तो वायर नहीं घूम पाएगा, क्योंकि वायर किसके साथ जुड़ा हुआ है? सिलेंडर के साथ। इसका मतलब क्या करेगा, ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जरा देखिएगा, इधर वाला जो वायर है, ये वाला वायर, इस साइड वाला, इसके ऊपर फोर्स नीचे है और इधर वाले पे ऊपर है, तो ये एक तरह से इधर की तरफ एक क्या आएगा? एक टॉर्क आएगा। आप समझ रहे हो? एक टॉर्क आएगा। तो इस तरह से मेरा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए क्या जरूरी है? मैग्नेटिक फील्ड, करंट, करंट कैरिंग वायर, ठीक है? ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, तब आपका टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब दो तरह का टॉर्क होता है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने बताया कि टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है। टॉर्क होता है फोर्स से, F क्रॉस R, ठीक है? फोर्स आ गया तो समझ लो टॉर्क आ गया। टॉर्क कैसे निकालेंगे बताओ जरा? अगर मेरे पास मान लीजिए फोर्स है, ये R है, सेंटर से डिस्टेंस, तो F क्रॉस R कर दो, टॉर्क आ जाएगा, ठीक है? F क्रॉस R करोगे तो F से R की तरफ घुमाओ, ठीक है? इधर की तरफ घूमेगा, मतलब सीधी बात है, तो इधर की तरफ टॉर्क आएगा, ऐसे घूमना शुरू कर जाएगा, ठीक है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े। अब सुनिए, ये दो तरह का टॉर्क होता है। जो जितने भी मशीन होते हैं उनमें दो तरह का टॉर्क होता है ये, और कौन कौन सा लिखिए, कौन सी दो तरह का टॉर्क होगा, लिखो भाई। दो तरह का टॉर्क आएगा मेरे पास मशीन के अंदर। एक होता है रिलक्टेंस टॉर्क, एक होता है रिलक्टेंस टॉर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, खासकर सिंक्रोनस मशीन में आएगा ये रिलक्टेंस टॉर्क। और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। एक होता है रिलक्टेंस टॉर्क और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। देखिए दोनों में क्या फर्क है, रिलक्टेंस टॉर्क क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है, वो जरा देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई मशीन है, ध्यान से देखिएगा अभी। मान लीजिए मशीन है और ये मेरे पोल है, ये नॉर्थ है मान लीजिए, और इधर मान लीजिए मेरा साउथ, ये पोल है। अब इसकी फील्ड इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ इसकी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? ये परमानेंट मैग्नेट मान लो, ठीक है? एक मोमेंट के लिए मैं इंस्टेंट ये समझा रहा हूं। मान लीजिए मेरा नॉर्थ एंड साउथ परमानेंट मैग्नेट है ऐसे, और मैंने क्या किया, मैंने एक आयरन डाल दिया, वो इस पोजीशन पे आया, मतलब एक तरह से रोटर डाल दिया, और रोटर की पोजीशन इस तरह की है, इस तरह की है रोटर की पोजीशन, ऐसा है, ठीक है? मतलब पूरे में सर्कुलर नहीं है रोटर, रोटर कुछ इस तरह का है, या मे भी आप इसको इस तरह भी बना सकते हो। जरा देखो, इस तरह का रोटर, ठीक है भाई? अब सुनिए क्या होगा, जो फ्लक्स है वो कैसे फ्लो करेगा, वो सीधा एयर में नहीं फ्लो करेगा, इधर से आएगा, इधर से जाएगा और इधर से वापस चला जाएगा। सही बात है, क्योंकि उसको आयरन पाथ मिल रहा है ना, तो फ्लक्स ये पाथ ट्रेस करने की कोशिश करेगा। और फ्लक्स की टेंडेंसी क्या होती है, रिलक्टेंस को कम करना। अब कम तो तब होगा जब ये बिल्कुल सामने आ जाए, क्या कहते हैं? इसका मतलब जो फ्लक्स है वो रबर बैंड की तरह काम करेगा, और आपने रबर को इधर से और इधर से खींच रखा है, तो क्या बोलेगा वो बोलेगा कि तुम ऐसे मत आओ, तुम इधर आ जाओ, समझा? तो इसका मतलब इसको किधर मूव करेगा, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ले आएगा, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन के बाद अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ऊपर जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? फिर से इसका पाथ क्या हो रहा है, फ्लक्स का बढ़ रहा है। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? तो बेसिकली इस पोजीशन पे एक टॉर्क लगेगा। देखो, इसमें कोई सप्लाई नहीं है, कोई करंट नहीं है, इसके अंदर मैंने कोई वायर नहीं डाला, कोई करंट नहीं डाला, स्टिल इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, एक स्टेबल पोजीशन में ले आएगा। तो स्टेबल पोजीशन में लाने के लिए फोर्स, टॉर्क तो चाहिए। इसका ये वाला जो टॉर्क होगा, ये कौन सा टॉर्क होगा बताओ? रिलक्टेंस टॉर्क। अब आप बोलोगे सर इससे मोटर घूमेगी तो नहीं, बिल्कुल सही बात है, इससे मोटर नहीं घूमेगी। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे आके रुक जाएगा। सही बात है, इससे मोटर घूम नहीं पाएगी। बट एक मोमेंट के लिए लगा तो सही ना, लगा तो सही ना टॉर्क, इसको बोलते हैं रिलक्टेंस टॉर्क। ये कब नहीं आता? अगर मेरा रोटर पूरी तरह से आयरन का होता, सिलिंड्रिकल,
क्या ये पैदा होता? रिलक्टेंस टोर्क आता? मुझे बताओ। ये रिलक्टेंस टोर्क नहीं आता। क्यों नहीं आता बताओ? अगर ये आयरन का होता, पूरा सिलेंड्रिकल होता, मान लीजिए रोटर अगर पूरा सिलेंड्रिकल होता, क्या ये रिलक्टेंस टोर्क आता? नहीं। क्यों भाई? क्यों नहीं आता? क्योंकि जो फ्लक्स का पाथ वो हर एयर गैप सेम है, हर जगह एयर गैप सेम है। इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल रोटर। और पहले वाला क्या था? सैलिएंट पोल रोटर। दो था, एक होता सैलिएंट पोल रोटर और एक होता सिलेंड्रिकल रोटर। सैलिएंट पोल रोटर में क्या होता है? एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होता है। आप लिख लो, इन सैलिएंट पोल रोटर एयर गैप इज नॉन यूनिफॉर्म। इन दैट केस रिलक्टेंस टोर्क विल बी प्रेजेंट। रिलक्टेंस टोर्क प्रेजेंट होगा। और एक होता है सिलेंड्रिकल रोटर, ठीक है? एक होता है सिलेंड्रिकल रोटर। सिलेंड्रिकल रोटर क्या होता है? जिनमें एयर गैप क्या रहता है? यूनिफॉर्म। तो सिलेंड्रिकल रोटर में कभी भी रिलक्टेंस टोर्क नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो कोई चक्कर है ही ना। फिर पोल लोकेशन इसके रोटर किधर की तरफ है, किधर भी रहो तो एयर गैप ऑलवेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? तो रिलक्टेंस टोर्क कब आता है? अब लेकिन क्वेश्चन आपका फिर से वही आ गया। जरा देखो, वापस आते हैं उसी ओरिजिनल प्रॉब्लम पे। ओरिजिनल प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। आप बोलोगे सर रिलक्टेंस टोर्क आया, बट मान लीजिए शुरू में ही ऐसे होता, मान लीजिए शुरू में ही ऐसे होता पोजीशन, तो क्या रिलक्टेंस टोर्क आता? शुरू में मान लीजिए रोटर इस तरह का होता, क्या इसमें कभी भी रिलक्टेंस टोर्क आता? नहीं। ये बोलता कि इसको लाइन रखो, बस इसको घूमने नहीं देगा। बट इमेजिन करो, अगर मैं इस नॉर्थ एंड साउथ को रोटेट कर दूं, इमेजिन करो कि स्टेटर से जो मैंने नॉर्थ एंड साउथ बना रखे, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, तो ये रोटर को भी क्या बोलेगा? रोटर को बोलेगा तुम भी रोटेट करो। समझ आया? इसको पकड़ के रखेगा। क्यों पकड़ के रखेगा? कौन सा टॉर्क है इसको जो घुमा के रखेगा? इसको रिलक्टेंस टॉर्क। इसको घुमा के रखेगा रिलक्टेंस टॉर्क। अब आप बोलोगे सर इसके नॉर्थ एंड साउथ को कैसे रोटेट कराओगे? क्या आप इसके रोटर को घुमाओगे? तो सॉरी, स्टेटर को घुमाओगे। अगर स्टेटर को मैंने घुमा दिया तो फिर स्टेटर का नाम जस्टिफाई नहीं होगा। स्टेटर का मतलब क्या होता है? स्टैटिक पार्ट। और रोटर का मतलब जो रोटेट करता है। तो मैंने बोला कि जरा देखो, फिलहाल घूमने नहीं देगा इसको, रोटर को, रिलक्टेंस की वजह से। क्योंकि ये रिलक्टेंस, अगर ये घूमेगा तो रिलक्टेंस बढ़ेगा फ्लक्स का। फ्लक्स फिलहाल नॉर्थ टू साउथ जा रहा है ऐसे, और इस रोटर को घूमने नहीं देगा ये। बट इमेजिन करो कि मैं नॉर्थ एंड साउथ रोटेट करने लग जाऊं इसके। अगर नॉर्थ एंड साउथ अगर मैं रोटेट करने लग जाऊंगा, तो इसको भी ये बोलेगा तुम भी मेरे साथ साथ रोटेट करो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए नॉर्थ यहाँ पे चला गया और साउथ यहाँ पे आ गया, तो फ्लक्स इधर से इधर आएगा। सही बात है, नॉर्थ टू साउथ। तब एयर ज्यादा नहीं है क्या? तो बोलेगा एयर तो कम होनी चाहिए। तो इसको इसका मतलब अपनी तरफ क्या करेगा? ये अपनी तरफ खींचेगा। समझ लो मेरा पॉइंट? तो इसका मतलब अगर मैं इसको रोटेट करा दूंगा तो फिर तो ये रोटेट करेगा। इसका जो टॉर्क आएगा रोटर पे, वो कौन सा टॉर्क आएगा? रिलक्टेंस टॉर्क। देखो रोटर में कोई करंट नहीं है, फिर भी रोटर घूम रहा है बिकॉज ऑफ रिलक्टेंस। ठीक है, समझ आ गई? रिलक्टेंस टॉर्क। अब आप बोलोगे सर इसको घुमाए कैसे पोल? ये तो फिक्स है। नहीं, ये फिक्स नहीं है। अगर मैं 3 फेज की सप्लाई दे दूं, मान लीजिए 3 फेज की सप्लाई दे दूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 3 फेज की सप्लाई दे दूं मोटर के अंदर, जो स्टेटर पार्ट है उसके अंदर 3 फेज की सप्लाई दे दूं, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। मान लीजिए 3 फेज की सप्लाई दे दूं, तो 3 फेज की सप्लाई से जो फ्लक्स पैदा होता है वो रोटेटिंग फ्लक्स पैदा होता है। मैं आपको समझाऊंगा रोटेटिंग फ्लक्स क्या होता है। 3 फेज की सप्लाई से रोटेटिंग फ्लक्स पैदा होता है। अब सुनो, अगर मेरा फ्लक्स रोटेटिंग होगा तो इसका मतलब नॉर्थ एंड साउथ क्या करेंगे? फिर में रोटेट करेंगे। रोटेटिंग फ्लक्स का मतलब है नॉर्थ एंड साउथ रोटेट करना। नॉर्थ एंड साउथ मेरे रोटेट करेंगे, ठीक है जी। अगर मेरे नॉर्थ एंड साउथ रोटेट करेंगे तो जो रोटर है, मान लीजिए वो रोटर सिलेंड्रिकल है, सॉरी साइलेंट पोल है, इस तरह का रोटर है, तो वो भी क्या करेगा बताओ जरा? वो भी साथ साथ रोटेट करेगी। उसको भी साथ साथ रोटेट कराएंगे, लॉकिंग रखेंगे। क्यों लॉकिंग रखेगा ये? इसकी सच दैट इसका रिलक्टेंस क्या है? मिनिमम है। समझ आया? इसको पकड़ के रखेगा। तो इसका मतलब रोटर में कोई सप्लाई नहीं है, फिर भी इसको पकड़ के रखे हुए। ये कौन सा टॉर्क है? रिलक्टेंस टॉर्क। अगर ये सिलेंड्रिकल होता, क्या रिलक्टेंस टॉर्क प्रेजेंट होता? जब तक इसके अंदर करंट नहीं दोगे, रोटर के अंदर कोई टॉर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि करंट तो है नहीं, तो इसके ऊपर कोई टॉर्क तो कैसे लग सकता है? रिलक्टेंस की वजह से लग सकता था, अब रिलक्टेंस की वजह से भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ क्या है? एयर गैप कांस्टेंट है। ऐसा तो है नहीं कि भाई रोटर को साथ साथ घुमाएगा ये, सो दैट एयर गैप क्या रहे? उसका कम रहे। अब तो चारों तरफ भी एयर गैप सेम है। अब समझे मेरा पॉइंट? इसका मतलब यहाँ पे कोई रिलक्टेंस टॉर्क नहीं आएगा।
ध्यान रखिए, पहला टॉर्क मैंने बताया रिलक्टेंस टॉर्क, क्लियर अभी? रिलक्टेंस टॉर्क कब आता है? नेक्स्ट दूसरा देखिए, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कब आता है, ये जरा देखते हैं। देखिए, इसको इंटरेक्शन टॉर्क भी बोलते हैं, इंटरेक्शन टॉर्क। ये कब आता है इंटरेक्शन टॉर्क? जरा देखिए ये कब आता है। मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं, देखिए भाई कब आएंगे। मान लीजिए मैं ये बोलूं मेरा स्टेटर है, ये मेरे मशीन का स्टेटर पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टेटर। ये वोल्टमीटर या जनरेटर दोनों हो सकती है, मशीन का मतलब मोटर जनरेटर दोनों हो सकते हैं, ठीक है? मोटर जनरेटर दोनों हो सकते हैं। अब जरा देखिए भाई, ये मेरा स्टैटिक पार्ट। अब जरा देखिए, अगर मैं इसमें सप्लाई दे दूं, मान लीजिए चाहे सिंगल फेज सप्लाई दो या 3 फेज सप्लाई दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेटर पार्ट में मान लीजिए मैंने सप्लाई दे दी, तो इसका अपना एक फ्लक्स होगा, इसी कॉइल में करंट आएगा। 3 फेज की सप्लाई दे दी मान लीजिए मैंने, ठीक है? अभी पढ़ाया ना 3 फेज, तो मान लीजिए 3 फेज की सप्लाई दे दी। अभी मैं बताऊंगा 3 फेज की सप्लाई जब इसके अंदर जाएगी कॉइल के अंदर, तो कॉइल के अंदर करंट आएगा, और करंट से क्या बनेगा? इन तीनों फेज का एक फ्लक्स बनेगा, करंट से एक फ्लक्स बनेगा, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा, अगला टॉपिक मेरा फ्लक्स पे ही है। इससे एक फ्लक्स बनेगा, ठीक है, जब आप 3 फेज की सप्लाई दोगे तो। अच्छा, एक सप्लाई मैं इसके रोटर को भी दे रहा हूं, जो इसका रोटर, मैं मान लीजिए सिलेंड्रिकल रोटर ले लेता हूं, एक सप्लाई मैं रोटर को भी दूंगा। मान लीजिए एक सप्लाई मैंने रोटर को भी दे दी, रोटर के अंदर भी ऐसे वायर डले हुए थे और उसके अंदर भी स्लॉट बने हुए थे। स्लॉट समझते हो क्या होते हैं? स्लॉट का मतलब क्या होता है? गैस ऑफिस नहीं, गैस ऑफिस नहीं। बात जरा देखिए, तो मैंने बोला यहाँ पे रोटर में करंट आएगा। अब सुनिए, अगर रोटर में करंट आता है तो क्या होगा बताओ? रोटर में करंट आएगा तो रोटर का भी फ्लक्स आएगा, और स्टेटर में भी करंट है। रोटर में करंट मैंने दे रखा अलग से, मान लीजिए रोटर में भी मैंने करंट दे दिया, रोटर में स्लॉट बने हुए थे, और स्टेटर में भी मैंने करंट दे दिया, स्टेटर में स्लॉट बने हुए थे। अब क्या होगा बताओ? दोनों का फ्लक्स आएगा। अब दोनों के फ्लक्स में इंटरेक्शन होगा, और उस इंटरेक्शन की वजह से एक टॉर्क आएगा। वही बताता हूँ कैसे, जरा देखिए। मैं पहले ये वायर यहाँ पे एक स्लॉट ले रहा हूँ, जरा देखिए। मैं सबसे पहले स्टेटर ले रहा हूँ, देखिए स्टेटर का देखिए, सबसे पहले स्टेटर का देखिए। यहाँ पे मान लीजिए मेरा डॉट है वायर का, और यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है? सिंगल कॉइल ले रहा हूँ। कॉइल का मतलब क्या है? देखो सिलेंड्रिकल है ऐसे, इसमें एक वायर ऐसे जाके ऐसे घूम के वापस आ गया, समझ रहे हो? स्टेटर पार्ट इसके बाहर का पार्ट है मशीन का, और ये ऐसे सिलेंड्रिकल है, और उसके अंदर स्लॉट बने हुए हैं। अब मैंने क्या बोला? मैंने इसमें वायर डाला, इसमें करंट बाहर की तरफ है, और घूम के करंट क्या आ गया? अंदर आ गया, ऐसे चक्कर लगा रहा है करंट। तो इसकी वजह से एक फ्लक्स बनेगा यहाँ पे। बताओ, करंट यहाँ पे बाहर की तरफ है, तो फ्लक्स कैसा बनेगा? फ्लक्स कैसा बनेगा? सर्कुलर। वायर ऐसे है ना, तो उसकी वजह से फ्लक्स कैसा बनेगा? सर्कुलर। जरा देखिए, तो मतलब इस तरह का बनेगा, इस तरह का फ्लक्स आएगा। इंपॉर्टेंट है एरो, ध्यान से देखिए भाई, इस तरह का फ्लक्स आएगा, ठीक है भाई? इस तरह का फ्लक्स बनेगा सर्कुलर। एयर में से नहीं आएगा, इधर से। क्यों नहीं आएगा एयर में से? बिकॉज ये आयरन देकर रखा, तो आयरन में से पास होगा, ठीक है भाई? इस तरह का फ्लक्स आएगा। ये केवल किसकी वजह से? केवल किसका बनाया मैंने? केवल स्टेटर वायर का बनाया, स्टेटर वायर का। अब आते हैं रोटर में। मान लीजिए यहाँ पे मेरा रोटर है, ये अंदर लगा हुआ था रोटर, ये रोटर मेरा अंदर लगा हुआ था, इसके स्टेटर के अंदर डला हुआ था रोटर, ठीक है भाई? ये मेरा रोटर लगा हुआ था। अब मैंने क्या किया? रोटर में भी मैंने करंट दे दिया, रोटर में करंट दिया हुआ है, और वो जरा देखिए किस तरह का है। मान लीजिए वो मैंने इस तरह का दे रखा है, ये भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इंटरेक्शन हो थोड़ा बहुत, ठीक है? अच्छा, इसका नॉर्थ एंड साउथ बताओ किधर बनेगा? पहले इसका बताओ, इसका नॉर्थ एंड साउथ किधर बनेगा? जरा देखो, इसका इधर बनेगा, और इसकी वजह से फ्लक्स किधर आएगा बताओ? इसकी वजह से ऐसे नहीं आएगा,
बताओ भाई, सही लिखा है? इस तरह का फ्लक्स आएगा इसमें, ये इसका फ्लक्स बनेगा इधर वाले वायर का। तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे वाला नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा और ऊपर वाली साइड साउथ, क्योंकि ऐसे आ रहा है ना, नीचे से ऊपर आ रहा है फ्लक्स। स्टेटर की बात कर रहा हूं, नॉर्थ से साउथ। एयर के अंदर देखो फ्लक्स, ऑलवेज फ्लक्स किसके अंदर देखते हैं? एयर के अंदर। तो एयर में फ्लक्स नीचे से ऊपर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? या फिर ऐसे सोच लो कि वायर मेरा ऐसे था, करंट ऐसे आगे ऐसे आ रहा है, लूप बना रहा है, तो हाथ घुमाओ लूप में, तो फ्लक्स किधर आएगा? लूप में हाथ घुमाओ, फ्लक्स किधर आएगा? ऊपर की तरफ। इसका मतलब नीचे नॉर्थ है, ऊपर क्या है? साउथ है। एक मिनट रुकिए, बताओ जरा। नॉर्थ एंड साउथ बन गया था स्टेट में, ठीक है? स्टेट में मेरा नॉर्थ एंड साउथ बन गया। जरा देखिए, तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे ये वाला केस लूं तो मैं कह सकता हूं कि फिलहाल इसका नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। इसी चीज को मैं ऐसे भी दिखा सकता था स्टेटर को, देखिए जरा, इसी चीज को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं। जरा देखो, ये मेरा स्टेटर पार्ट है, नॉर्थ एंड साउथ अपने साउथ के ऊपर। हाँ वो मैंने इसलिए बिकॉज अंदर एयर है, फिलहाल मानो कि रोटर है ही नहीं। और देखो यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, इसका मतलब करंट इधर से निकल के इधर वापस आएगा। तो हाथ को घुमाइए, हाथ को घुमाओगे तो फ्लक्स ऊपर नहीं आएगा, एयर में ऊपर की तरफ आएगा। और ऊपर की तरफ कब आता है? जब नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ जाता है। इसका मतलब नीचे वाला पॉइंट क्या है? नॉर्थ, और ऊपर वाला क्या है? साउथ। समझ आया? तो इसलिए दो पोल बन गए, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है? एक और चीज देखे भी, मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि ऐसे ना दिखा के मैं ऐसे बोलता कि यहाँ पे मेरा एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे क्या है? ऊपर मेरा यहाँ पे मेरा साउथ पोल है। ठीक है भाई, इस तरह से एक नॉर्थ एक साउथ, एक ही बात है, दोनों में सेम ही चीज है। यहाँ भी फ्लक्स आपका इधर की तरफ जाएगा, फ्लक्स आपका इधर है। अब सुनो, मैंने क्या किया, मैंने एक रोटर लिया। अब रोटर का मैं दिखा रहा हूँ, मैंने एक रोटर लिया, मान लीजिए मेरा रोटर है, ये मेरा स्टेटर था, इस चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों एक ही चीज है, स्टेटर, ठीक है? अब ये मेरा रोटर है, अब यहाँ पे मेरा रोटर है। अब रोटर में मैंने इधर डॉट ले लिया और मान लीजिए इधर क्रॉस ले लिया, रोटर में भी करंट दे दिया मान लीजिए, बट रोटर में करंट कुछ इस तरह है, इधर से जाके ऊपर से क्या है? वापिस ऐसे है करंट। तो अगर मैं इसका फ्लक्स बनाऊं तो देखो, ये वायर इधर है, तो इसका मतलब इसका फ्लक्स किधर बनेगा? बताओ, ऐसा बनेगा। क्या कहते हो? इस तरह का फ्लक्स बनेगा। कोई डाउट है तो पूछिए। इस तरह का फ्लक्स आएगा, सही बात है भाई, इस तरह का फ्लक्स आएगा। और इसका कैसा आएगा? इसका उल्टा है, इसका फ्लक्स इधर की तरफ आएगा। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या होगा? जरा देखो, यहां से फील्ड लाइन क्या हो रही है? इधर आ रही है, तो ये बनेगा साउथ और ये बनेगा नॉर्थ। अब आप फिर से कंफ्यूज, अगर इधर से इधर आ रही है तो ये नॉर्थ बनना चाहिए और ये क्या बनना चाहिए? साउथ। बट ये साउथ बनेगा इस बार, ये नॉर्थ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये आयरन है, आयरन के अंदर जो फील्ड लाइन होती है वो किधर होती है? साउथ टू नॉर्थ। और ये एयर थी, बीच में एयर थी, एयर में फील्ड लाइन किधर होती है? नॉर्थ टू साउथ। एक तो एक कंफ्यूजन दूर करेंगे, समझ आया अभी? यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो इधर है, इधर साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा। अब सुनो, ये मैंने इंडिविजुअल दिखाए, अगर मैं इन सबको एक साथ दिखाता, इसको और इसको एक साथ अगर मैं दिखाऊं एक ही मशीन के अंदर, मैंने स्टेटर को अलग दिखाया, रोटर को अलग दिखाया। अब इमेजिन कीजिए मैं इसको इसके साथ दिखा रहा हूं तो क्या होगा? जरा देखिए, अगर मैं साथ दिखाऊं, साथ में दिखाऊंगा तो क्या होगा वो जरा देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ। सर रोटर में मैग्नेटिक फ्लक्स एयर में भी होता है, बाहर दिखाए हुए आप थोड़ा सा। हाँ जी, लूप बनाएगा एयर के थ्रू। इस स्टेटर में नहीं होता, इसमें होता है। इसमें भी एयर में होता है, जरा देखो अंदर एयर में नहीं होता। अब जरा देखो, दोनों को एक साथ दिखाता हूँ, अब दोनों को एक साथ दिखा रहा हूँ, दोनों मशीन को, और स्टेटर और रोटर को दोनों एक साथ दिखा रहा हूँ। जरा देखिए, इसमें बड़े सारे डायग्राम बनेंगे, तो आदत बना लो डायग्राम बनाने, ठीक है? बहुत सारे डायग्राम आएंगे, जरा देखिए भी। अब मैं रोटर पार्ट और स्टेटर पार्ट भी करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा स्टेटर पार्ट है और इसे मैंने पोल दे रखे थे आपको, इधर था मान लीजिए मेरा नॉर्थ और इधर था मेरा
साउथ, ऐसा कुछ था, ऐसे बना हुआ ना। देखिए ये है मेरा नॉर्थ और ये मेरा साउथ, इस तरह से ये सेंटर पार्ट मैंने दिखा दिया। अब इसकी फील्ड लाइन इधर की तरफ है और इसके अंदर मैंने क्या दिखा दिया, इसके अंदर मैं रोटर दिखा रहा हूं, ये इसके अंदर मैंने रोटर दिखा दिया। अब रोटर में यहाँ पे डॉट है देखिएगा और यहाँ पे क्रॉस है। अब देखते हैं दोनों के रिजल्टेंट फील्ड कैसी बनेगी। यहां से निकलेगी, अब सुनो, जो यहां से फील्ड निकलेगी इसकी फील्ड किधर है, इसकी फील्ड इधर है, एयर में देखो, एयर में, एयर में देखो, एयर में इसकी फील्ड इधर है और इसकी फील्ड किधर है, ऊपर। तो रिजल्टेंट फील्ड जो आएगी वो इस तरफ आएगी, ऐसे आएगी, थोड़ी बेंड हो जाएगी और यहाँ पे थोड़ी बेंड हो जाएगी, इधर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड है वो किधर है, वो इधर है, एयर में देखो ना, सॉरी उल्टा है, ये भी बेंड होगी ना, इधर की तरफ बेंड होगी। बताओ, एक साउथ वाली इधर थी और इसकी एयर में उधर थी, तो उधर की तरफ बेंड होगी। इसका मतलब जरा देखिए कुछ इस तरह के आएंगे, रिजल्टेंट फील्ड कुछ इस तरह की बनेगी, बेंड हो जाएगी। क्या कहते हैं, ये जो फील्ड आएंगी इस तरह बेंड होके आएंगी। आई होप आपको समझ आया। सर ये इधर से ऐसे एयर में देखो ना, ओ ये उल्टा कर दिया मैंने फिर से। एक मिनट भाई, दोनों का इंटरेक्शन दिखाओ, दोनों का इंटरेक्शन दिखाओ। इधर से तो क्या होगा, इधर से तो इधर बेंड होगी और इधर से इधर की तरफ बेंड होगी, ठीक है, एस टाइप का बनेगा ना सर। हाँ एस टाइप का बनेगा। देखो इधर से आपकी इधर बेंड होगी, सही बात है, यहाँ से इधर जाएंगी और फिर इधर आएंगी, छोटा मिनिमम पाथ लेने की कोशिश करेंगी ये, बट इधर से क्या हो जाएंगी, इधर बेंड हो जाएंगी, ऐसे बनेगा ना। और यार जिसमें भी इधर ही बेंड होगी ऐसे, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का बनेगा। आप देख लो एक बार चेक कर लो भाई, इस तरह का एक बार देख लो, ऐसे बनेगी क्या, इधर है ना, उधर ही तो ले जाएगा एयर में, उससे क्या फर्क पड़ता है। एयर में देखो पहले सेम बनेंगे। अच्छा आयरन के अंदर इधर घुमाएगा ना, घुमा तो दिया मैंने, सही तो किया मैंने। देखो आयरन के अंदर क्या होगा, इसकी इधर है और नॉर्थ की किधर है, ऊपर। नॉर्थ वाली ऊपर नहीं है, नॉर्थ वाली ऊपर है और आयरन के अंदर इसकी इधर है, तो रिजल्टेंट क्या होगी, इधर बेंड हो जाएगी, इधर बेंड होगी, इधर की तरफ बेंड नहीं होगी ये। हमको एयर में देखना है, एयर में भी देखो आयरन में भी देखो, दोनों में देख लो। एयर में उधर बेंड हुई है क्योंकि एयर में इसकी इधर थी और इसकी इधर थी, एयर में देखो, तो इसका अंदर रिजल्टेंट उधर बेंड हो जाएंगी, ठीक है, इधर की तरफ जाएगी। और आयरन में क्या होगा जरा, आयरन में नॉर्थ की ऊपर है और इसकी इधर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इधर की तरफ आएगा, ठीक है। अब ऊपर आओ, ऊपर देखो, ऊपर में एयर में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बताओ क्या होगा, यहाँ पे आयरन में क्या होगा, इधर की तरफ बेंड होगी, इधर की तरफ बेंड होगी, और एयर में क्या होगा, उधर की तरफ बेंड होगी। सही बात है, अब सही है सर, अब सही है। और ऐसे अपना क्लोज लूप बनाएंगे फील्ड लाइंस, ऐसे अपना क्लोज लूप बनाएंगे फील्ड लाइंस, ठीक है भाई। कुछ आधी इधर से आएंगी, आधी इधर से। तो अब यहाँ पे देखो बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन क्या हुआ, सुनो भाई, जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो। बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन जो एयर जो फ्लक्स लाइन है वो उनकी लेंथ बढ़ गई है। बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन जो लेंथ है फ्लक्स लाइन की वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। यहाँ से इधर बेंड हो गया, यहाँ से इधर बेंड हो गया। अब फ्लक्स की टेंडेंसी क्या होती है, कम करने की, कम करने की। अब वो क्या करेगा, जैसे रबड़ को आपने खींच दिया एक तरह से, रबड़ नहीं होता, जैसे रबड़ को आपने पकड़ के इधर से खींच दिया और इधर से खींच दिया, तो रबड़ की टेंडेंसी क्या होती है, छोटा पाथ लेने की। जिधर से खींचा उसको क्या बोलेगा, वो बोलेगा मुझे तुम इधर से खींच रहे हो, तो उसको उल्टा फोर्स लगाता है रबड़, बोलेगा तुम अंदर की तरफ आओ। इसका मतलब क्या करेगा ये इस डॉट को क्या बोलेगा, इस डॉट को बोलेगा तुम आगे सरक जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बेंड हुआ, समझा। और इसको क्या बोलेगा, इस साउथ को बोलेगा तुम इधर सरक जाओ, सो दैट मेरा जो बेंड है ये क्या हो, कम हो। आप समझे। तो ये जो फोर्स लगा है ये बेसिकली इंटरेक्शन की वजह से लगा है, इसको बोलते हैं इंटरेक्शन टॉर्क। यहाँ पे जो फ्लक्स की लेंथ चेंज हुई है बिकॉज ऑफ रोटर एंड स्टेटर के फ्लक्स के इंटरेक्शन की वजह से हुई है। यहाँ पे करंट दोनों में, स्टेटर और रोटर, इस फ्लक्स को, इस टॉर्क को क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन टॉर्क, इसको बोलते हैं इंटरेक्शन टॉर्क। समझ आया भाई। अच्छा सुनिए भाई, अगर मान लीजिए मेरी कोई मशीन को इस तरह की है, ध्यान से देखना, मान लीजिए मेरी मशीन को इस तरह की है,
इसमें नॉर्थ दे रखा आपको और साउथ दे रखा इधर। इधर साउथ है और आपका जो रोटर है वो कुछ इस तरह का है। इस तरह का है और इसमें रोटर में भी करंट दे रखा है मैंने। मान लीजिए रोटर में भी करंट दे रखा है और स्टेटर में भी करंट है। अब बताओ, स्टेटर में भी करंट है मेरा, स्टेटर में फील्ड है और रोटर में भी करंट है। अब यहाँ पर दो फ्लक्स आएंगे, दो टॉर्क आएंगे, कौन कौन से? रिलक्टेंस टॉर्क भी आएगा और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी आएगा, क्योंकि एब्जॉर्ब करंट भी है दोनों में, दोनों का अपना फ्लक्स भी है। आप समझ रहे हो? इस बार दो आएंगे। आप जरूरी नहीं है डॉट क्रॉस ऐसे लगाओ, आप ऐसे भी वायर लपेट सकते हो, उससे भी नॉर्थ साउथ बनेगा नहीं। इसका भी अपना फ्लक्स है और इसका भी अपना फ्लक्स है, स्टेटर और रोटर दोनों का अपना फ्लक्स है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? दोनों का रिलक्टेंस टॉर्क भी आएगा और आपका इंटरेक्शन टॉर्क भी आएगा, दोनों आएंगे। समझ आ गई? लेकिन अगर मैं करंट ना देता तो फिर क्या होता है यहाँ पे? तो केवल और केवल रिलक्टेंस टॉर्क होता, केवल और केवल रिलक्टेंस टॉर्क होता। समझ आया? अच्छा, इस केस में अगर ये सिलेंड्रिकल होता, मान लीजिए अगर ये सिलेंड्रिकल होता, सुनो, और मैं वायर पे और मैं करंट दे देता इसमें, तो बताओ कौन सा टॉर्क होता? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो केवल और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता। मान लीजिए करंट हटा देता रोटर का, तो फिर क्या होता? कोई भी टॉर्क ना होता। समझ आया? फिर कोई भी टॉर्क, रिलक्टेंस टॉर्क नहीं आएगा सिलेंड्रिकल में, ध्यान रखिए। अगर साइलेंट पोल है और रोटर के अंदर भी फ्लक्स है अपना, स्टेटर के अंदर भी अपना फ्लक्स है, तो दो टॉर्क आएंगे, रिलक्टेंस टॉर्क एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। अगर सिलेंड्रिकल रोटर है मेरा, तो सिलेंड्रिकल रोटर में अगर मान लीजिए रोटर और स्टेटर का फ्लक्स है, दोनों का अपना अपना फ्लक्स है, तो इंट्रैक्शन की वजह से टॉर्क आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आएगा। बट अगर करंट मैंने हटा दिया सिलेंड्रिकल में, रोटर का करंट, तो कौन सा टॉर्क आएगा? केवल और केवल नहीं, सिलेंड्रिकल में कोई नहीं आएगा, फिर सिलेंड्रिकल मशीन रुक जाएगी। अब जरा देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं कोई मशीन लूं, कोई मोटर लूं, इमेजिन करो कोई मोटर ले ली मैंने, या सिंक्रोनस मोटर ले ली मैंने, ऐसे मान लो सिंक्रोनस मोटर ले ली, और वो भी सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर ले ली। अब मैं बताता हूँ सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, आगे आप पढ़ोगे वैसे, ठीक है? मैं थोड़ा सा अभी जानकारी के लिए बता दूँ। सिंक्रोनस मोटर क्या होती है? सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर ले ली मैंने। अब जरा देखिए, सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर लेने में क्या होगा, जरा देखिए। और ये हर मशीन में एप्लीकेबल है, मैं आपको बता दूं। अगर ये कंडीशन मैच होगी तो समझ लो दो टॉर्क आएंगे, और अगर सिलेंड्रिकल है तो केवल एक टॉर्क आएगा, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है? मान लीजिए मेरे पास कोई सिंक्रोनस मोटर है। अब मैं बता दूं पहले क्या होता है सिंक्रोनस मोटर में। सिंक्रोनस मोटर, अब जरा देखिए इसमें क्या है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सैलिएंट पोल ले लिया। सैलिएंट पोल रोटर सिंक्रोनस मोटर है, सैलिएंट पोल रोटर सिंक्रोनस मोटर। ये सैलिएंट पोल है। सैलिएंट पोल कब होते हैं बताओ जरा? जब नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप आ जाए, उसको बोलते हैं सैलिएंट पोल, नॉर्थ एंड साउथ। इसके अंदर हम परमानेंट मैग्नेट देते हैं सिलेंड्रिक सिंक्रोनस मोटर में, ध्यान रखिए। मान लीजिए रोटर पे मैंने परमानेंट मैग्नेट अप्लाई कर दी, फिक्स नॉर्थ एंड साउथ, और मैं यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दे रहा हूँ। स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दे दी, 3 कॉइल लगी हुई है 3 फेज की, तो 3 फेज की सप्लाई दे दी मैंने, 3 फेज की सप्लाई दे दी। ठीक है भाई? अब सुनो क्या होगा, बता। 3 फेज की सप्लाई जैसे मैं दूंगा, किस तरह का फ्लक्स आएगा? अभी तो मैंने बताया आपको रोटेटिंग आएगा, मैं आपको प्रूव कराऊंगा अभी। अगला टॉपिक मेरा इसी के बारे में, फ्लक्स के बारे में, ठीक है? वो मैं आपको प्रूव कराऊंगा। ये ए डैश है, ये आपका बी डैश है, और ये आपका सी डैश है। तो जैसे आप तीन कॉइल में सप्लाई दोगे, रोटेटिंग फ्लक्स आएगा, फ्लक्स रोटेट करेगा। मतलब स्टेटर का जो नॉर्थ एंड साउथ है वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। ठीक है? तो रोटर के ऊपर भी टॉर्क लगेगा और रोटर को भी रोटेट कराएगा वो। लेकिन रोटर के ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो कौन सा टॉर्क लगेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी लगेगा, क्योंकि इसके अंदर अब इसके पास अपना फ्लक्स है। इसमें मैंने सप्लाई दे रखी है ना, डीसी सप्लाई दे रखी है इसको, इससे परमानेंट मैग्नेट बनी हुई है, इसका अपना नॉर्थ एंड साउथ है, तो इसको लॉक कर लेगा, नॉर्थ इसके साउथ को लॉक कर लेगा, समझ आया? पकड़ लेगा और इसको भी साथ साथ घुमाएगा। ये अभी तो 2 टॉर्क आएंगे, कौन कौन सा? एक तो रिलक्टेंस टॉर्क और एक कौन सा?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, क्योंकि रिलक्टेंस टॉर्क इसलिए आएगा बिकॉज वो अपने पाथ को कम करने की कोशिश करेगा। नॉर्थ वाला फ्लक्स ऐसे निकलेगा, साउथ से होता हुआ नॉर्थ से वापस इधर आएगा, समझ रहे हो? क्लियर है मेरा पॉइंट? तो वो इसको आगे लाने की कोशिश करेगा सो दैट ये नॉर्थ वाला इसे साउथ से जाके इसके नॉर्थ से निकल के वापस इसके पास आ जाए, समझ रहे हो? तो रिलक्टेंस कम करने की वजह से इसको घुमाएगा। एक तो रिलक्टेंस टॉर्क होगा और एक दोनों के फ्लक्स का इंटरेक्शन टॉर्क होगा। क्लियर है? अब सुनो, मोटर घूम रही है, सिंक्रोनस मोटर घूम रही है, चल रही है, ठीक है, बढ़िया काम कर रही है। अचानक से आपकी ये सप्लाई खराब होगी, बताओ मोटर घूमती रहेगी या रुक जाएगी? घूमती रहेगी मोटर। अगर मान लीजिए मोटर के ऊपर कोई लोड नहीं लगा रखा, पहले फ्री घूम रही थी, तो फ्री घूम रही थी तो दो टॉर्क की वजह से घूम रही थी, वो कौन कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड रिलक्टेंस टॉर्क। अब अचानक से अंदर का सप्लाई टूट गई, अचानक से अंदर की सप्लाई खत्म होगी, तो बताओ तब भी घूमती रहेगी सिंक्रोनस मोटर। क्यों घूमती रहेगी? बिकॉज जो नॉर्थ एंड साउथ सप्लाई वाले घूम रहे हैं और वो इसको लॉक करके रखेंगे और रिलक्टेंस कम करने की वजह से, समझ आया? सर लेकिन जैसे ही हम मतलब वहाँ पे मेरा सप्लाई टूट जाएगा तो ये नॉर्थ साउथ जो बना हुआ है, नॉर्थ और साउथ ये तो खत्म हो जाएगा, फिर लॉकिंग सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा नॉर्थ एंड साउथ, ये नॉर्थ एंड साउथ तो रहेगा ना? हाँ वो रहेगा, लेकिन अंदर वाले की जरूरत है ही। अंदर वाला तो ना भी हो तब भी ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे तुम हमारी साइड में अलाइन हो जाओ, सो दैट फ्लक्स क्या है, फ्लक्स नहीं समझे? अंदर वाले नॉर्थ साउथ पड़े रहे, हमें कोई लेने देने नहीं उससे। रिलक्टेंस टॉर्क थोड़ी ना नॉर्थ साउथ बनेगा, आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो अल्टीमेटली इसको घुमा लेंगे। कोई डाउट है तो बताइए, समझ आया? तो सिंक्रोनस मशीन में ऐसा होगा, आगे पढ़ोगे आप। उसके अंदर दो तरह के टॉर्क आते हैं, एक इंटरेक्शन टॉर्क, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। हाँ जी बोलिए। सैलिएंट पोल में रिलक्टेंस टॉर्क की जरूरत है ही नहीं है। सैलिएंट पोल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप ये कह रहे हैं? नहीं, रिलक्टेंस टॉर्क जो हमारी रिलक्टेंस टॉर्क तो अपने आप आएगा, हम कुछ कर नहीं सकते, खुद ही आएगा, खुद ही आएगा। उससे बस एक बार अलाइन हो जाए, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं होगी। हाँ सर तो ये अलाइन कर लेगा अपने कह आप। सकते हैं कि ये इनर्शिया के कारण घूम रहा है। ना ना ना, इसको लॉक करके रखेगा, इसको लॉक करके रखेगा, रुकेगी नहीं मोटर कभी भी। ये मोटर कभी भी नहीं रुकेगी, परमानेंट मैग्नेट लगा लेकिन रुकेगी अगर मान लीजिए, सुनो, अगर ये टॉर्क जो इसमें रिलक्टेंस टॉर्क जो आ रहा है उससे जो पावर बन रही है, जिस पावर से इसको घुमा रही है, अगर लोड लगा दिया आपने और लोड की डिमांड ज्यादा है तो रुक जाएगी मोटर। और एक बार रुक गई मोटर, इसको स्टार्ट करना महाभारत है सिंक्रोनस मशीन को, तो बता दो, क्योंकि फिर से लॉकिंग हो ही नहीं पाती। आप पढ़ोगे आगे, ठीक है? तो इसलिए सिंक्रोनस मोटर जो होती है, अगर उसमें फील्ड की सप्लाई हट जाए, अगर वो नो लोड पे घूम रही है मान लीजिए पहले, और फील्ड की सप्लाई किसी ने हटा दी, वो घूमती रहेगी। कौन से टॉर्क की वजह से? रिलक्टेंस टॉर्क की वजह से। ध्यान रखिए, मिनिमम रिलक्टेंस रखने की वजह से इसको अपने साथ अलाइन कर लेगा नॉर्थ एंड साउथ। जो स्कैटर के नॉर्थ एंड साउथ है वो इसको अपने साथ अलाइन कर लेंगे, क्लियर है? और इसको घुमा अपने साथ साथ घुमाएंगे सो दैट जो फ्लक्स है उसका रिलक्टेंस क्या रहे? मिनिमम। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? आगे बढ़े भाई। परमानेंट मैग्नेट ना तो वो ज्यादा चलेगा। परमानेंट मैग्नेट हम जानबूझ के नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम फील्ड को वेरी करके इनके नॉर्थ एंड साउथ की स्ट्रेंथ चेंज करते हैं और उससे हमारी एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर पे फर्क पड़ता है, इसलिए हम इसको वेरी करेंगे। परमानेंट मैग्नेट नहीं बनाएंगे कभी भी। हम यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन में फील्ड सप्लाई चेंज करेंगे, सप्लाई चेंज करेंगे इसके रोटर, ठीक है? जितना मिनिमम जरूरत है वो परमानेंट मैग्नेट नहीं करेंगे ऐसा, आपको पता चल जाएगा, आप रुक जाइए थोड़ी देर, ठीक है? आगे के डाउट के क्लियर हो जाएंगे सिंक्रोनस मशीन, अदरवाइज बहुत सारे डाउट अभी आएंगे। अभी जो मैं समझाना चाहता हूँ उस पर टॉपिक पे आओ। हाँ जी, लोड की केस में रुक क्यों जाएगा? अगर लोड मेरा ज्यादा पावर का है, लोड की ताकत की डिमांड ज्यादा है, जितना ये टॉर्क से पावर बन रही है, टॉर्क से कैसे पावर बनती है? टॉर्क इनटू स्पीड क्या होती है? पावर। लिख लो, टॉर्क इनटू स्पीड, ये आगे यूज होगा फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले यूज होंगे। टॉर्क इनटू स्पीड इज पावर, टॉर्क इनटू ओमेगा, ओमेगा रेडियन पर सेकंड में लेना है टॉर्क के साथ ऑलवेज। फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी पावर है, ये भी पावर का फॉर्मूला होता है। फोर्स इनटू वेलोसिटी की पावर होती है, एनर्जी होती है पावर और ऊपर वाला भी पावर है। तो अगर आप टॉर्क से देख रहे हो तो टॉर्क इनटू स्पीड, वो पावर जनरेट होगी रोटर के ऊपर, इसके रोटर के ऊपर इतनी पावर आएगी। अब मान लीजिए लोड की डिमांड जो है पावर की वो ज्यादा है इससे, तो मोटर रुक जाएगी, मोटर को घूमने नहीं देगा वो लोड, समझ आया? इतनी पावर ये जनरेट नहीं कर पा रही है तो उसको घुमा ही नहीं पाएगी, आप समझ रहे हो? तो बेसिकली स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा। और एक बार रुक गया फिर नहीं स्टार्ट होने वाला है, फिर चाहे रिलक्टेंस टॉर्क हो चाहे कोई भी टॉर्क हो, एकदम से स्टार्ट नहीं होगी। वो आप बाद में पढ़ोगे, आप आगे आएगा वो सब। पहले आप मुझे टॉर्क का कंसेप्ट समझ आया? क्लियर है? दो टॉर्क कैसे आते हैं? अब सुनिए, इंटरेक्शन टॉर्क का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं
तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्कैटर फ्लक्स स्ट्रेंथ इनटू रोटर फ्लक्स स्ट्रेंथ into sine of angle between stator flux and rotor flux. Delta is इसको होता है लोड एंगल. It is the angle between stator flux and rotor flux. देख लो. ये आगे पढ़ेंगे जब इसका डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का, तब आपको पता चलेगा. लोड एंगल. It is the angle between stator flux and rotor flux. Stator flux and rotor flux के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलते हैं लोड एंगल. कुछ लोग इसको टॉर्क एंगल भी बोलते हैं. दोनों में थोड़ा सा फर्क है. वैसे अभी आप फिलहाल लोड एंगल लेके चलो. साइन डेल्टा. ठीक है. तो साइन डेल्टा इज लोड एंगल. ध्यान रखिए. इट इज द एंगल बिटवीन स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स की डायरेक्शन का एंगल का. जैसे ही देखो, अगर मैं बात करूं स्टेटर फ्लक्स नॉर्थ इधर है, नॉर्थ से निकल रहा है, तो स्टेटर फ्लक्स की डायरेक्शन ये है और रोटर फ्लक्स की डायरेक्शन इधर है. तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? अभी ये एंगल है. समझा? नॉर्थ से देखो ना, नॉर्थ से बाहर निकल रही है तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखा दो, और इसकी डायरेक्शन स्टेटर के फ्लक्स की तरह है, तो बीच का एंगल जो है क्या है? डेल्टा. इसको बोलेंगे डेल्टा. तो इस पे डिपेंड करेगा कितना टॉर्क आएगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की बात कर रहा हूं मैं, इंडक्शन टॉर्क की बात कर रहा हूं. अगर एक भी फ्लक्स नहीं हुआ तो इंडक्शन टॉर्क 0 हो जाएगा. मान लीजिए स्टेटर फ्लक्स नहीं है या रोटर फ्लक्स नहीं है, तो इंडक्शन टॉर्क 0 हो जाएगा. फिर कौन सा टॉर्क आ सकता है? वो भी तब जब आपका रोटर कैसा हो? साइलेंट पोल. समझा? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है. पहला पॉइंट समझा टॉर्क प्रोटेक्शन का कि टॉर्क कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जरा देखिए, ये फॉर्मूला मैं डिराइव बनाऊंगा. डोंट वरी. मैंने बताया मशीन के अंदर टॉर्क कैसे आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कैसे आता है, और आपका आगे बढ़ते. नेक्स्ट जरा देखिए, एक और चीज देखिए. एक पॉइंट लिखिए. इन एवरी machine number of pole of stator and rotor must be same to rotate. In every rotating machine the number of pole on stator and rotor must be same. तभी मशीन रोटेट करेगी, अदरवाइज रोटेट कभी नहीं करेगी. हमेशा याद रखिए, अगर स्टेटर पे आपने 2 पोल बनाए हैं तो रोटर पे अपने आप 2 पोल बन जाएंगे अगर मशीन रोटेट कर रही है तो. अगर कोई भी मशीन रोटेट कर रही है, चाहे वो ऑल्टरनेटर हो चाहे जनरेटर हो, ठीक है, सॉरी ऑल्टरनेटर जनरेटर तो एक ही चीज है, चाहे वो ऑल्टरनेटर हो चाहे वो मोटर हो, ठीक है, चाहे वो जनरेटर हो चाहे वो मोटर हो, जितने पोल स्टेटर पे होते हैं उतने ही रोटर पे होंगे, हमेशा होंगे. अगर आपने जबरदस्ती बना दिए ज्यादा, मोटर नहीं घूमेगी या ऑल्टरनेटर नहीं घूमेगा. क्यों? जरा देखिए. मान लीजिए मैं बोलूं बाहर से मैंने 2 पोल बनाए, स्टेटर के 2 पोल है, एक नॉर्थ है और एक मान लीजिए साउथ है. 2 पोल बना दिए स्टेटर के पास 2 पोल थे. अब जरा देखते हैं 4 पोल बनाएंगे तो रोटर के अंदर अगर 4 पोल बनाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी? ये बनाना सीख लो भाई, बार बार. बहुत सारे बनेंगे डायग्राम से आप ज्यादा बेहतर विजुलाइज कर पाओगे. ठीक है, तो फिर मैं जगह जगह डायग्राम बनाऊंगा, बहुत सारे बनेंगे, 2-3 रजिस्टर भर जाएंगे आप. ठीक है, तो मोटा रजिस्टर लगा लो मशीन के लिए. ठीक है, अगर अभी से कितने पतला लगा तो बहुत मोटा कर लो. ठीक है, इतना मोटा कम से कम पूरा भर जाएगा. ठीक है, जरा देखिए. तो ऐसे नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, अब जरा देखिए क्या होगा. अगर मेरे पास, सुनो भाई, मैंने मेरा रोटर लिया और रोटर के अंदर 4 पोल बना दिए. एक बार मुझे बनाने देना. उसके अंदर मान लीजिए मैंने 4 पोल बना दिए. ये लो, जिसके अंदर इसके बाद 4 पोल है मान लीजिए. हालांकि ऐसे कभी बनावट नहीं होती, मैं तो डिजाइन से बना रहा हूं ऐसे. नॉर्थ साउथ, ये ऑलवेज ऑल्टरनेट होते हैं. क्यों भाई ऑल्टरनेट क्यों? अगर ये नॉर्थ होता और ये भी नॉर्थ होता और ये साउथ होता तो क्या दिक्कत थी?
दो ही पोल रहते हैं। हाँ, फिर तो नॉर्थ और नॉर्थ, एक साइड तो पूरी नॉर्थ होगी और एक साइड पूरी साउथ होगी, फिर तो अफेक्टिव वैल्यू क्या रहती है उसकी? दो ही पोल होती ना, समझे? एक नॉर्थ पूरा इधर का, साउथ इधर का, अगर ये साउथ साउथ होता है। इसलिए हमेशा क्या करते हैं? ऑल्टरनेट, इसको ऑल्टरनेट करेंगे, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। अब सुनो भाई, अगर मेरे पास 4 पोल है, अगर मान लीजिए मेरे पास 4 पोल है, तो जरा देखते हैं मशीन घूमेगी कि नहीं घूमेगी। देखें, इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? इस नॉर्थ की वजह से रिपेल होगा ये, और ये भी रिपेल होगा इस नॉर्थ से। ये आप कह सकते हो इस साउथ से ये अट्रैक्ट होगा और ये भी क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, क्या कभी रोटेट कर पाएगा? क्या नहीं कर पाऊंगा। कभी रोटेट नहीं कर पाएगा, टॉर्क ही नहीं आएगा ना। जितने फोर्स से ये खींच रहा है उतने से ये भी खींच रहा है। अगर ये इधर खींच रहा होता वो तो घूम जाता, समझ आया? कभी नहीं घूमेगा। या फिर साउथ से देखो, ये साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा, सॉरी नॉर्थ और साउथ ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। एक मिनट, मैं गलत बना गया भाई। वैसे भी आगे और वो ये रिपेल करेगा इसको ये रिपेल करेगा। तो जितने फोर्स से इधर खींच रहा है उतने फोर्स से ये भी क्या हो रहा है? इधर खींच रहा है, समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली बैलेंस आउट कर जाएगा, मतलब रोटेट नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? रोटेट कब करता है? जो एक साइड इधर खींचे, एक साइड इधर खींचे, दोनों साइड ऊपर जा रही है, काम नहीं करेगी मशीन, समझ आया? चाहे इसी कोई भी पोजीशन ले लो, जरूरी है यही पोजीशन लो, कोई और पोजीशन ले लो, कोई और पोजीशन ले लो, रोटर किसी डिफरेंट पोजीशन में ले लो, 4 पोल लगा लो इसको, 4 या 6 या 8 कुछ भी लगा लो, काम नहीं करेगा। मान लीजिए 4 पोल मैंने यहाँ पे लगा दिए, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 पोल ऐसे लगा दिए। अब जरा देखते हैं अब चलेगी क्या, रोटर चलेगी क्या? बताइए, नॉर्थ साउथ, अब रोटेट करेगी क्या? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, सेम स्ट्रेंथ से, क्योंकि एक सिमेट्रिक है, समझ आया? तो सेम स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट करेगा, तो क्या कभी इसमें फोर्स टॉर्क लग पाएगा क्या? नहीं, तो मशीन नहीं घूमेगी। इसका मतलब जितनी भी रोटेटिंग मशीन है सब में स्टेटर और रोटर के नंबर ऑफ पोल्स क्या होते हैं? ऑलवेज सेम होने पड़ेंगे। अगर आपने अपनी तरफ से एडजस्ट नहीं किया, जैसे कि कई बार हम जानबूझ के बनाते हैं पोल, कई बार मशीन अपने आप इंड्यूस कर लेती है पोल को। जैसे अगर मैं बात करूं इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है? हम कॉइल डाल देते हैं बस और उनको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है? जो रोटर पार्ट होता है इंडक्शन मशीन का, उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम कॉइल डाल देते हैं, तिरछी तिरछी कॉइल रहती है उसके अंदर, ऐसी कॉइल डाल देते हैं उसके अंदर, ठीक है? और उनको शॉर्ट कर देते हैं। हमने तो कोई पोल डिसाइड नहीं किए। जो बाहर से स्टेटर पोल बनते हैं वो अपने आप इसके अंदर उतने पोल क्या कर लेंगे? अपने आप इंड्यूस कर लेंगे, समझ आया? हमेशा बराबर होंगे। अगर जबरदस्ती आपने 4 बना दिए, कभी नहीं घूमेगी मशीन, चाहे वो स्टेटर हो चाहे वो रोटर हो, कुछ होगा ही नहीं उसमें, ठीक है भाई? ध्यान रहेगा मेरा पॉइंट। आगे बढ़ सकते हैं सर? हाँ जी। आप कह रहे हो कि वो रोटर में खुद ही इंड्यूस हो जाएंगे इक्वल नंबर ऑफ पोल्स, बट वो डिजाइन भी तो मुझे उस हिसाब से करना पड़ेगा ना कुछ, कैसे? कि जैसे बाहर मेरे 6 या 4 पोल है बाहर, हाँ। तो मेरे डिजाइन रोटर इस हिसाब से करना पड़ेगा कि उसमें 4 पोल इंड्यूस हो सके। ऑब्वियसली 4 पोल इंड्यूस हो सके ऐसा करना पड़ेगा। या फिर आप जरा देखो, अगर आप सीधा वो भी डाल दोगे ना आयरन, अगर सीधा आयरन डाल दोगे, सिलेंड्रिकल रोटर, सिलेंड्रिकल आपने डाल दिया, तो भी उसमें अंदर क्या आ जाएंगे? अपने आप 4 इंड्यूस हो जाएंगे। जो फील्ड निकलेगी वो इस तरह से निकलेगी कि वहाँ पे तो 4 एक नॉर्थ साउथ बन जाए, अपने आप इंड्यूस कर लेगी, सीधी बात, समझ आया? तो अपने आप इंड्यूस कर लेती हो, ठीक है? ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, तो मैंने बताया कि कोई भी मशीन चलने के लिए क्या जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आप लिखिए फ्लक्स के बारे में। नेक्स्ट मैं आपको समझा रहा हूं फ्लक्स के बारे में, ठीक है? सबसे पहले लिखिए सिंगल फेज फ्लक्स, सिंगल फेज फ्लक्स, और एक देखते हैं 3 फेज फ्लक्स, ठीक है? एक होता है सिंगल फेज फ्लक्स, एक होता है 3 फेज फ्लक्स। 3 फेज फ्लक्स आपका रोटेटिंग होता है, ठीक है? और सिंगल फेज फ्लक्स पल्सेटिंग होता है, स्टैंडिंग फ्लक्स इसको हम बोलते हैं। अब दोनों में क्या फर्क है जरा देखते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो, आप लिखिएगा पल्सेटिंग फ्लक्स एंड रोटेटिंग फ्लक्स, हेडिंग डालिए पल्सेटिंग फ्लक्स एंड रोटेटिंग फ्लक्स, रोटेटिंग फ्लक्स।
ब्रैकेट में लिख लो स्टैंडिंग वेव एंड ट्रैवलिंग वेव, स्टैंडिंग वेव एंड ट्रैवलिंग वेव, बेसिकली यही चीज है, स्टैंडिंग वेव एंड ट्रैवलिंग वेव। अगर आप इसको समझ जाओगे तो इसका मतलब ये भी समझ जाओगे, पल्सेटिंग फ्लक्स एंड रोटेटिंग फ्लक्स। जरा देखिए, सबसे पहले मैं ये समझाऊंगा आपको स्टैंडिंग वेव एंड ट्रैवलिंग वेव, उसके बाद हम देखेंगे रोटेटिंग पल्सेटिंग फ्लक्स। ठीक है, पल्सेटिंग फ्लक्स होता है सिंगल फेज में, तो आप इसको लिख सकते हो सिंगल फेज फ्लक्स। सिंगल फेज मशीन में ऐसा फ्लक्स होता है पल्सेटिंग, और रोटेटिंग फ्लक्स होता है 3 फेज में, तो 3 फेज फ्लक्स आप ये भी कह सकते हो, आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो। सेम ही चीज, रोटेटिंग फ्लक्स आपकी 3 फेज मशीन में होता है और पल्सेटिंग फ्लक्स आपकी सिंगल फेज मशीन में होता है। ठीक है, तो चलिए मैं जरा समझाता हूँ इसको, लेकिन जो आपकी कन्वेंशनल थ्योरी है मैं उसे हट के समझा रहा हूँ, चीजें आपकी बुक में नहीं मिलेंगी, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी, ये थोड़ा एक्सपीरियंस मैंने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, जरा देखिए, सबसे पहले स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव देखते हैं क्या होती है। स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव क्या होती है? तो सबसे पहले मैं ट्रैवलिंग समझा रहा हूँ। ट्रैवलिंग वेव, हेडिंग डालिए ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव, सबसे पहले देखिए ट्रैवलिंग वेव क्या होता है। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास एक सिग्नल है Vm साइन ओमेगा टी प्लस बीटा एक्स, Vm साइन ओमेगा टी प्लस बीटा एक्स, या फिर मैं लिख लेता हूं, लिख लिया था क्या साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा एक्स, लिख लो कोई बात नहीं। ये मेरे पास कोई सिग्नल है इस तरह का, जो टाइम और एक्स, एक्स इज पोजिशन, लिख लो दिस इज वी एक्स टी, एक्स कोमा टी, ये एक्स और टी का वेरिएबल है। एक्स माने पोजिशन और टी माने टाइम, समय और स्पेस, टाइम और स्पेस दोनों का फंक्शन है, पोजीशन का भी है और एक्स का भी, टाइम का भी है, टाइम और स्पेस दोनों का पोजीशन मतलब फंक्शन। अब जरा देखिए, मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूँ, इस तरह की वेव को मैं प्लॉट करना चाहता हूँ। जरा देखते हैं कैसी भी बात है। देखिए इसको कैसे प्लॉट करूँ, इसमें दो वेरिएबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं ये बोलूं t इक्वल टू 0, समय को एक बार 0 पे रोक दो, एट t इक्वल टू 0 समय को रोक दो, क्या वेव बनेगी बताओ जरा, Vm साइन क्या बनेगी बताओ जरा, Vm साइन बीटा एक्स, ऐसी वेव बनेगी। तो x के रेस्पेक्ट में प्लॉट कर रहा हूं मैं, समय को मैंने रोक दिया, मैंने बोला t इक्वल टू 0 पे रुक जाओ, सब कुछ रुक गया, जैसे थे वैसे रुके सब लोग, और फिर मैंने देखा वेव की कैसी x के साथ कैसे वेरिएशन, तो वेव का अलग अलग x पे अलग अलग हाइट थी, कोई वेव थी उसकी अलग अलग x पे अलग अलग हाइट थी, और ये वेव भी रुक गई है, सब रुक गए। इमेजिन करो कृष्ण भगवान आपको गीता का पाठ पढ़ा रहा है, तो उसमें उसने वो ज्ञान दिया था ना, वो जब अर्जुन को बोला था कि एक बार सबका लिए समय रोक देते हैं, तो समय रोक दिया, ठीक है, पोजीशन रुक गई, सारे फैन मैंने एक जगह पे रुक गए, और फिर जो वेव थी मैंने देखा जो एक्स के साथ कैसे उसका एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है, वो इस तरह की वेव की शेप आ गई। अब सुनो, मैंने बोला अगला इंस्टेंट, थोड़ा सा इंस्टेंट चेंज कर दो, जैसे आप मूवी नहीं देखते हो, मूवी में आप रोक नहीं देते हो एक्शन को, तो उस टाइम सब लोग रुक जाते हैं, उस टाइम फिर देखते हो कि कैसे हाथ कैसे वेरी कर रहे हैं, हाइट के अकॉर्डिंग या ब्राइटनेस कैसे वेरी हो रही है पिक्चर की, तो वो कई सारी चीजें देखने की होती है उसमें। ठीक है, कई बार कुछ और भी देखते हो आप। चलिए मतलब देखो कहाँ दिमाग होते हैं, बड़ी कमी है आज में। चलिए t इक्वल टू t1 पे देख, ठीक है, एट t इक्वल टू t1, अब मैंने अलग समय ले लिया, t इक्वल टू t1 टाइम ले लिया, ठीक है, जैसे मैं इंस्टेंट बदलूंगा इक्वेशन बदल जाएगी। अब मैंने 0 टाइम पे नहीं रोका, अब कौन से टाइम पे रोका, t1 टाइम पे वेव को रोक दिया, तो इक्वेशन क्या बनेगी t1 टाइम पे, Vm साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस ओमेगा t1, सही बात है। अब ये तो थीटा नहीं बन गया, बीटा एक्स प्लस थीटा, ये कांस्टेंट है t1 की एक फिक्स वैल्यू है, ओमेगा की भी एक फिक्स वैल्यू है, तो इसका मतलब ये रुक गई है वेव, नहीं ये एक कांस्टेंट वैल्यू बन गया है, और ये क्या बन गया है, बीटा एक्स प्लस थीटा, इसका मतलब वेव क्या कर रही है, लीड कर रही है, कितना लीड कर रही है, बीटा एक्स से थीटा लीड कर रही है, तो इसका मतलब अगर इसकी वेव को बनाऊंगा तो 0 जो है ये थोड़ा सा लीड कर गया, थोड़ा ये जो 0 है ये माइनस ओमेगा t1 से स्टार्ट होगा, और इस तरह का मतलब जो पीक वैल्यू है वो थोड़ा थोड़ा आगे सरक गई है, क्या कहते हैं, कितना
कितना आगे सरक गई है? ओमेगा टी पर एंगल आगे सरक गई है। अब समझ रहे हो मेरा पॉइंट? मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से समझाऊंगा भाई, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, पर वो मजेदार तरीका नहीं है, उसमें मजे नहीं आते। इस तरह की वेव बनेगी भैया, सही बात है। T इक्वल टू T1 पे थोड़ी सी आगे सरक गई। अब एट T इक्वल टू T2, एट T इक्वल टू T2 क्या इक्वेशन बनेगी? ये बनेगा Vm साइन ऑफ बीटा एक्स प्लस ओमेगा T2। इसका मतलब थोड़ा सा और क्या कर गया? और आगे सरक गया। तो वो मैं थोड़ा और आगे ले आता हूं। और पीछे से शुरू कर दूं। हाँ जी। तो बेसिकली हो क्या रहा है सुनिए, आपका जो पीक वैल्यू में ट्रैवल नहीं कर रही है। अगर मैं समय और स्पेस को दोनों को अब रोक के नहीं देख रहा हूं, अब मैं दोनों को कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा हूं, एक्स के रेस्पेक्ट में वेव को देख रहा हूं और टाइम को कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा हूं, तो क्या होगा? आपको क्या नजर आएगा? आपको पीक जो है ये क्या चलता हुआ नजर आएगा? आप आगे चलता हुआ नजर आएगा। जैसे आप सीआरओ में देखते हो, कई बार जो वेव होती है वो आगे की तरफ चल रही होती है, पीक वैल्यू इसके आगे की तरफ चल रही होती है, इस तरफ चल रही है वेव, पहले यहाँ पे थी, पीक वैल्यू यहाँ पे आ गई, फिर पीक वैल्यू यहाँ पे, सरक नहीं रही आगे की तरफ। इसका मतलब ये कौन सी वेव है? ट्रैवलिंग वेव। और किधर ट्रैवल कर रही है? माइनस एक्स की तरफ ट्रैवल कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। ये कैसी वेव है? बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव। समझ आ गई? अगर यहाँ पे मैं माइनस कर देता तो ये बन जाती फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव। जरा करके दिखाता हूँ, फिलहाल लिख लो, ये बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव है, इधर की तरफ ट्रैवल कर रही है, इसका पीक वैल्यू ट्रैवल कर रहा है, इधर इधर दौड़ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है इधर टाइम के साथ। समझ आया? तो अगर मैं समय और टाइम दोनों को, सॉरी, समय और पोजीशन स्पेस, समय तो हिंदी वाला हो गया, स्पेस पोजीशन वाला बिहार में बोलते हैं ऐसे नहीं, एक हिंदी बोलेंगे एक इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है? तो इसलिए मैं दोनों बोलता हूँ, दोनों या तो हिंदी बोलो या दोनों इंग्लिश बोलो। नहीं, समय बोले तो पोजीशन को क्या बोलेंगे? टाइम एंड स्पेस, ठीक है भाई? देखिए भाई, तो टाइम एंड स्पेस दोनों अगर एक साथ में चेंज करूं तो मैंने बोला कि ये वेव आगे चलती हुई नजर आएगी। इसका मतलब कैसी वेव है ये? ट्रैवलिंग वेव। ये आपकी ट्रैवलिंग वेव है। समझ आया भी आपको? अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता, अगर यहाँ पे माइनस कर देता, वो देखिए दूसरा, आपने तो सेम ही बना दिया, थोड़ा आगे तो सरका देते इसके पीक को। एक मिनट से थोड़ा पिक्चर डालना है।